हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। इस चैनल पर हम डिफरेंट एमसीक्यू सोल्व करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं और वन लाइनर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो ये सब जो एमसीक्यूज़ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ये सब जो होते हैं, ये जो भी फार्मा एग्ज़ाम्स होते हैं, जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर और जो स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स होते हैं, किसी भी स्टेट का फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है, सभी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाली वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम ये एक क्वेश्चन पेपर है, ये है DCO, किसका? हरियाणा का DCO का एग्ज़ाम है। ठीक है, हरियाणा का जो ये DCO का पेपर हुआ था, ये हुआ था 2019 में। ठीक है, 2019 में हुआ था। तो ये अक्टूबर या नवंबर में हुआ था, मतलब मुझे एग्जैक्टली इसकी डेट याद नहीं है। तो या तो ये अक्टूबर में था या नवंबर में, ऐसी थी इसकी डेट, शायद अक्टूबर में ही था। लेकिन ये कंफर्म है कि ये पिछले साल था, 2019 में हुआ था ये पेपर। ठीक है, जब DSSB का था ना, DSSB का था, उससे पहले था ये पेपर। हाँ, ये अक्टूबर का पेपर है, अक्टूबर में हुआ था ये, अक्टूबर 2019 का है ये पेपर। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करते हैं। तो इसमें ना कई क्वेश्चन तो जो है ना वो GPAT के जो क्वेश्चन है एज इट इज़ रिपीट है। जो GPAT के प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए ना, वो कई क्वेश्चन हैं वो एज इट इज़ इसमें रिपीट हुए हुए हैं। तो जब क्वेश्चन आएंगे ना तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, एट्राक्यूरियम ए न्यूरोमस्कुलर ब्लोकर इज मेटाबोलाइज्ड थ्रू। तो जो एट्राक्यूरियम है ये क्या है? न्यूरोमस्कुलर ब्लोकर होता है। ठीक है, तो ये होता है मेटाबोलाइज होता है। कैसे मेटाबोलाइज होता है ये? तो ये ऑप्शंस है, होफमैन एलिमिनेशन, होफमैन रीअरेंजमेंट, कर्टियस रिएक्शन, क्लेजन स्मिड रिएक्शन। तो जो एट्राक्यूरियम होता है इसका मेटाबॉलिज्म होता है होफमैन रीअरेंजमेंट। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये जो होफमैन रीअरेंजमेंट होता है, ये जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें दो फेज़ होती हैं। उसमें एक तो फेज़ 1 रिएक्शंस होती है, एक फेज़ 2 रिएक्शंस होती है। ठीक है, जो फेज़ 1 रिएक्शंस होती हैं उनको बोलते हैं, वो तो नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस होती हैं। फेज़ 1 रिएक्शंस जो होती है नॉन सिंथेटिक होती है, और बाकी की जो फेज़ 2 रिएक्शंस होती है ना, देखो एक तो होती है फेज़ 1 रिएक्शन, ये तो होती है नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस होती है। एक होती है फेज़ 2, इनको बोलते हैं सिंथेटिक रिएक्शन बोलते हैं या फिर कंजुगेशन रिएक्शन बोलते हैं फेज़ 2 रिएक्शंस को। तो फेज़ 1 रिएक्शन में जैसे ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन होती है, हाइड्रोलिसिस होती है, साइक्लाइजेशन होती है, डीसाइक्लाइजेशन होती है, ये सब होती है फेज़ 1 में। और फेज़ 2 में कौन कौन सी होती है? फेज़ 2 में आती हैं जैसे कंजुगेशंस रिएक्शंस आती हैं, ग्लूक्यूरोनिडेशन होती है। ठीक है, सल्फेट कंजुगेशन है, ग्लूटाथायोन कंजुगेशंस होती है, और मिथाइलेशन है, एसिटाइलेशन है, और एक आती है होफमैन रीअरेंजमेंट। एक ये रिएक्शन होती है, कौन सी? होफमैन रीअरेंजमेंट। तो ये कंजुगेशन रिएक्शंस में आती है। तो इसका एग्जांपल होता है एट्राक्यूरियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो होफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है वो किस में होती है? तो ये होती है एट्राक्यूरियम। जो एट्राक्यूरियम का मेटाबॉलिज्म होता है वो इसके थ्रू होता है, होफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन से। तो ये ध्यान रखना है अच्छे से। नेक्स्ट है, मिल्क इज़ डेफिशिएंट इन विच विटामिन। तो मिल्क जो होता है उसमें कौन सा विटामिन, मतलब उसकी डेफिशिएंसी होती है कौन से विटामिन की? तो ऑप्शन है, विटामिन सी है, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन के। तो मिल्क में होता है जो विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, विटामिन सी आंसर हो जाएगा। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? स्कर्वी डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, तो ये आप सब लोगों को पता होगा, मैंने कई बार डिस्कस कर दिया। तो ये विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। ठीक है, और स्कर्वी डिजीज़ होती है, मोस्ट कॉमन है ये स्कर्वी डिजीज़, कई बार पूछते हैं। ठीक है, तो और इससे और भी हैं इसकी, एक तो डिलेड वाउंड हीलिंग हो जाता है, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? डिलेड वाउंड हीलिंग हो जाता है। ठीक है, जिंजिवाइटिस भी होता है, ये भी है इसका। और जो विटामिन सी है ये हेल्प करता है किस किस में? आयरन के अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, कोलाजन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये विटामिन सी के कुछ फंक्शंस हैं 2-3, तो ये भी याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है
तो इसमें जो विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, इसका डेफिशिएंसी सभी को पता होगा। B12 को क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामीन बोलते हैं। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताना विटामिन B12 में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें कोरिन रिंग होती है, B12 में क्या होती है, कोरिन रिंग विद सेंट्रल, इसके सेंटर में एक मेटल है, कौन सा है वो आप लोग मुझे बताना। मैंने पहले बताया हुआ है विटामिन B12 में साइनोकोबालामीन बोलते हैं, इसके नाम से ही पता लग रहा है कौन सा है, तो आप लोग मुझे बताना कमेंट करके। ओके, तो इसमें एक ही विटामिन के है, विटामिन के को बोलते हैं नेप्थोक्विनोन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, नेप्थोक्विनोन बोलते हैं विटामिन के को। और ये जो विटामिन के होता है ये क्लोटिंग फैक्टर्स जो होता है उसकी सिंथेसिस में हेल्प करता है। 2, 7, 9, 10 ये क्लोटिंग फैक्टर्स होती हैं, इनकी सिंथेसिस में विटामिन के हेल्प करता है। इसलिए जो विटामिन के की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो जाएगी, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं और हेमरेज हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, तो विटामिन पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ विच सब्सटेंस इन द बॉडी यील्ड्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कैलोरीज। ठीक है, तो ये कौन सा सब्सटेंस है, तो इसमें देखने हैं ऑप्शंस है हमारे पास, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, प्रोटीन्स, लिपिड्स। ठीक है, तो हमें पता है जो फैट के ऑक्सीडेशन से सबसे ज़्यादा हमें कैलोरीज मिलती है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ये लिपिड्स हो जाएगा, लास्ट जो ऑप्शन डी है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज़ रिक्वायर्ड फॉर क्रिस्टलाइजेशन एंड स्टोरेज ऑफ हार्मोन इंसुलिन। तो ये है कौन सा, इनमें से कौन सा जो है आयन रिक्वायर्ड होता है क्रिस्टलाइजेशन एंड स्टोरेज ऑफ हार्मोन इंसुलिन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम। तो इसका क्या होगा आंसर, जिंक। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जो जिंक होता है वो रिक्वायर्ड होता है किसके लिए, क्रिस्टलाइजेशन एंड स्टोरेज ऑफ इंसुलिन के लिए। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमीनो एसिड डिराइव्ड एंटीबायोटिक। तो कौन सी होती है जो एंटीबायोटिक है जो अमीनो एसिड से डिराइव हो रही है, ये अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है ये। तो ये एजिथ्रोमाइसिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन जी, टेट्रासाइक्लिन। तो कौन सी है इनमें से जो अमीनो ग्लाइकोस जो एंटीबायोटिक है जो अमीनो एसिड से डिराइव हो रही है, तो वो पेनिसिलिन जी होगी। ठीक है, जो पेनिसिलिन होती है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के अंडर आती है ना पेनिसिलिन्स, तो ये पेनिसिलिन जो होती है अमीनो एसिड से डिराइव होती है। ठीक है, सिस्टीन और वेलाइन, दो अमीनो एसिड ही हैं, सिस्टीन और वेलाइन, ये जो है इनसे डिराइव होती है पेनिसिलिन, तो ध्यान रखना है इसका। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव हैज़ ए सिमिलर स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ डायरेटिक एजेंट क्लोरथाइजाइड। ये क्वेश्चन है, ये ना एज इट इज़ क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये वैसे कई फार्मा एग्जाम्स में भी एक आधी बार पूछा गया और ये जीपैट में आया था ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। तो ऑप्शंस भी सेम सेम है इसके, तो ये रिपीट हुआ था। मैंने कहा था ना कई क्वेश्चंस हैं, तो एक तो ये क्वेश्चन है। तो वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव है सिमिलर स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ डायरेटिक एजेंट क्लोरथाइजाइड। ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था। ये क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चंस जो मैंने वीडियो बनाए हैं उनमें है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ये वहाँ से आप अच्छे से देख लेना, मैंने स्ट्रक्चर वगैरह सब बताया हुआ है। तो इसके ऑप्शंस हैं टेलमिसार्टन, डाइजोक्साइड, ग्वेनिथिडीन, मिनॉक्सिडिल। तो कौन सा होगा इसका, होगा डाइजोक्साइड। ठीक है, डाइजोक्साइड का जो ये एंटी हाइपरटेंसिव होता है इसका स्ट्रक्चर क्लोरथाइजाइड के जैसा होता है। तो ये मैंने इसका क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ, आप वहाँ से देख लेना इसको। नेक्स्ट है चूज़ द मोस्ट बेसिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग। तो इसने बताया है कि क्या मोस्ट बेसिक जो हमें छांटना है इनमें से, पायरोल है, पायरोलिडीन, फ्यूरान, थायोफीन। ठीक है, तो हमें क्या इसमें से सेलेक्ट करना है, मोस्ट बेसिक कौन सा है इनमें से। ठीक है, तो देखो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं इसमें है एक तो पायरोल। ठीक है, तो पायरोल क्या होता है, पायरोल का स्ट्रक्चर बना देते हैं, ये है पायरोल। ठीक है, और है इसमें फ्यूरान, फ्यूरान में होता है यहाँ पर ऑक्सीजन एटम होता है, थायोफीन में यहाँ पे सल्फर एटम हो जाएगा। ठीक है, अब है पायरोलिडीन, पायरोलिडीन बना दिया, ये हो गया पायरोलिडीन। इनमें डबल बॉन्ड नहीं होता, पायरोलिडीन में ना डबल बॉन्ड नहीं होता, यहाँ पर ये हाइड्रोजन एटम ही है, डबल बॉन्ड नहीं होता। तो इसमें पूछा है मोस्ट बेसिक। अब देखो इन तीनों में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इनमें रेजोनेंस होगा। ठीक है, तो रेजोनेंस होने की वजह से इनके ऊपर ना लोन पेयर है, नाइट्रोजन के ऊपर भी, ऑक्सीजन पे भी, सल्फर पे भी, सब पे लोन पेयर है।
तो जो ये लोन पेयर, अब देखो एक बात और देखो, जो लोन पेयर होते हैं ना, तो पहले तो ये देखो बेसिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, मतलब कि लोन पेयर को जो डोनेट कर देगा ना, जो जितना इजीली लोन पेयर जो होते हैं उनको डोनेट करेगा वो उतना ही बेसिक होता है। तो अब जैसे कि इनमें तो ये डबल बॉन्ड के साथ ना ये रेजोनेंस में होते हैं, तो जो लोन पेयर होते हैं ना वो इजीली अवेलेबल नहीं होते डोनेशन के लिए, वो क्या आसानी से वो इनको छोड़ दे, मतलब डोनेट हो जाए। तो इसलिए जो ये, लेकिन ये जो है ना पायरोलिडीन, इसमें जो लोन पेयर होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, ठीक है। वो रेजोनेंस, इसमें कोई किसी टाइप का कोई रेजोनेंस नहीं होता, तो इजीली अवेलेबल होते हैं इसमें। तो इसीलिए जो है ये पायरोलिडीन जो है मोस्ट बेसिक हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? मोस्ट बेसिक हो जाएगा, ठीक है। मतलब बेसिसिटी का मतलब क्या होता है कि मतलब कितना इजीली, कितनी आसानी से कोई भी जो होता है डोनेट करे लोन पेयर को, ठीक है। जो ये है डोनेट करते हैं ना लोन पेयर को, तो जितना इजीली कर देंगे वो उतना ही बेसिक होता है। तो इसमें से जो ये पायरोलिडीन है वो आसानी से कर देगा, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो इसके जो लोन पेयर है वो इजीली डोनेट हो जाएंगे। तो इसलिए ये मोस्ट बेसिक होगा अमंग द फोर, इन चारों के बीच में, ठीक है। समझ आ गया होगा आप लोगों को। बाकी का आप लोग देख लेना, वैसे इसका आंसर ये पायरोलिडीन ही होगा। नेक्स्ट है, अमंग द फॉलोइंग शुगर विच वन इज़ नॉन रिड्यूसिंग शुगर एंड डज नॉट एग्जिबिट म्यूटा रोटेशन। तो ये तो सभी को आता होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर पूछा हुआ है, ठीक है। ग्लूकोज है, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज। तो सभी को पता है सुक्रोज जो होता है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, ठीक है। सुक्रोज क्या होता है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, ठीक है। बाकी के जो इसमें ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये सब क्या है? रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, ठीक है। रिड्यूसिंग शुगर के लिए कौन सा टेस्ट एक होता है ना, ओसाजोन टेस्ट होता है, फिनाइल हाइड्राजीन से ट्रीट कराते हैं ओसाजोन टेस्ट में। नेक्स्ट है, डायस्टीरियोमर्स पोजेस डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जो डायस्टीरियोमर्स होती है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये सब जो होती है इनकी डिफरेंट होती है। बिकॉज क्यों होती है? दे आर मिरर इमेज ऑफ फीचर्स। बिल्कुल गलत है, क्योंकि डायस्टीरियोमर्स तो मिरर इमेज होते ही नहीं है। ये तो ये स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, बट ये ना तो मिरर इमेज होते हैं, ठीक है। मिरर इमेज नहीं होते ये। They are conformationally dissimilar isomers. They are configurationally similar isomers. They are configurationally different isomers. तो इसका मेरे हिसाब से इसका आंसर बी हो जाएगा। कन्फर्मेशनली डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ये इनकी कन्फर्मेशन होती है ना वो डिफरेंट होती है, कन्फर्मेशनल डिसिमिलर आइसोमर्स होते हैं। बाकी आप इसको एक बार चेक कर लेना, ठीक है। मेरे हिसाब से इसका आंसर बी है, और अगर आपको कुछ और पता हो तो इसके बारे में बताना। वैसे मेरे हिसाब से इसका बी आंसर होगा। नेक्स्ट है, some enzymes bind to a non-protein organic molecule for activation. Such a moiety is known as, ठीक है। तो नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक मोलिक्यूल बाइंड हो रहा है उसे क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम, को एंजाइम, कोफैक्टर या होलो एंजाइम। तो उसे बोलते हैं कोफैक्टर, ठीक है। नॉन प्रोटीन अगर बोलते हैं प्रोटीन पार्ट जो होता है ना, जो एपो एंजाइम होता है वो क्या होता है? प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक है। प्रोटीन मोलिक्यूल जो प्रोटीन होता है ना वो प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम को, उसे बोलते हैं एपो एंजाइम। होलो एंजाइम होता है एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम, वो होलो एंजाइम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोफैक्टर, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर इसमें कोई क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत बताया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना। ओके, थैंक यू।